तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कांतारा और तुम्बाड़ जैसी एक और फैंटेसी हॉरर मूवी को जिसका नाम है कालिंगा। ये एक तेलुगु हॉरर मूवी है जो कि आपको देखने में काफ़ी बढ़िया लगेगी। इस मूवी की फ़िलहाल IMDb रेटिंग है 9 स्टार आउट ऑफ 10। तो मूवी का कॉन्सेप्ट काफ़ी बढ़िया है, तो आपको देखने में ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमको बताया जाता है कि इस पूरे अनंत ब्रह्मांड में कई सारे सीक्रेट स्क्रिप्चर्स हैं, जैसे कि वेद, उपनिषद और हिस्टोरिकल लिटरेचर। आगे हमें बताया जाता है कि जो प्रहलाद के पिता थे हिरण्यकश्यप, वो एक असुर थे जिसका वध करने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था और इसी अवतार में उन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया। लेकिन उसके बाद भगवान नरसिंह बिल्कुल बेकाबू हो गए, उन्हें कोई भी भगवान काबू नहीं कर पा रहे थे। अब देखो यहाँ से जो कहानी है वो हर जगह पर अलग अलग है और इस जगह पर इस मूवी के अंदर जो पर्टिकुलर वर्जन बताया गया है वो तमिलनाडु से रिलेटेड है। तो उस पल में ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने भगवान शिव से मदद मांगने की कोशिश करी, जिसके बाद भगवान नरसिंह को रोकने के लिए भगवान शिव ने काल भैरव को भेजा, लेकिन इसके अंदर वो असफल रहे। इसके बाद भगवान शिव ने सराबा अवतार लिया था जो कि हाफ बर्ड और हाफ लॉयन था और उसके अंदर काफ़ी सारे उनके पैर भी थे। लेकिन इसको देखकर भगवान विष्णु को और भी ज़्यादा क्रोध आ गया, जिसके बाद उन्होंने भेरुंडा अवतार लिया और उन दोनों के बीच 18 दिनों तक युद्ध चला, जिसकी वजह से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया और डर का माहौल छा गया। अब ये सब होने के बाद बीच में आ जाती है प्रत्यंगिरा माता, जो कि काफ़ी ताकतवर थी, जो कि नरसिंह भगवान को शांत कर देती हैं। अब माता प्रत्यंगिरा अवतार काफ़ी शक्तिशाली होता है। माता किसी भी एविल फोर्स को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं और उसके बाद से ही माता प्रत्यंगिरा को पूजा जाता है। अब इसके बाद हमें 1922 का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम कालिंगा नाम के एक गांव के अंदर रुद्र नाम के एक आदमी और उसकी पत्नी मल्ली को देखते हैं। मल्ली को असल में कम सुनाई दिया करता था। अब वो रुद्र को खाना परोसती है, जिस बीच मल्ली को कुछ आवाज़ आती है जैसे कि उसे कोई बुला रहा हो, इसलिए वो उठकर जंगल की तरफ जाती है। उसके जाने के बाद रुद्र भी उसके पीछे जाता है कि उसे तो कोई आवाज़ नहीं आई, लेकिन उसकी बीवी जो कि कम सुनती है उसे कैसे आवाज़ आ गई। रुद्र अब उसे जंगल के अंदर ढूंढने लगता है और वो उसे मिल भी जाती है, लेकिन शॉकिंगली वो उसे देखकर डर जाता है और उसकी सांसें रुक जाती हैं क्योंकि वो अपना खुद का हाथ काट कर खा रही थी। ये देखकर रुद्र डरकर वहाँ से भाग जाता है। तभी हम साइकिल पर एक शख्स को देखते हैं जिसे भी सेम आवाज़ आई थी। यहाँ पर वो आदमी आगे जाकर एक पेड़ से अपना सर फोड़ लेता है। अब अगले दिन एक नाई एक आदमी के बालों को काटने वाला था, लेकिन उसका उस्तरा उसको नहीं मिलता। तो वो देखता है कि वो एक लड़की के पास होता है जो कि अपना खुद का ही कान काट कर खा रही थी। ये सब देखकर अगले दिन सभी गांव वाले डर के मारे राजा के पास जाते हैं। अब राजा लोगों की बात सुनकर चिंतित हो जाता है और वो गांव वालों से कहता है कि वो इस चीज़ का हल निकालेगा। इसके बाद राजा अपनी बूढ़ी दादी के पास जाता है जो कि काफ़ी बूढ़ी और नॉलेजेबल थी। वो उसे इस बारे में पूछता है और तब जाकर उसकी दादी उसके कान में कुछ बोलती हैं और एक संदूक की तरफ इशारा करती हैं। संदूक के अंदर से राजा को एक बॉक्स मिलता है जिसको लेकर वो जंगल की तरफ बढ़ रहा था। उसे ये चीज़ किसी भी तरह से ख़त्म करनी थी, चाहे उसे उसके परिवार को भी क्यों ना छोड़ना पड़े। हम देखते हैं कि राजा के 2 बेटे भी थे। खैर अब राजा की बातों से हमें ज्ञात होता है कि इस गांव के ऊपर एक श्राप है जिसे एक वेपन की मदद से ख़त्म किया जा सकता है और उसी चीज़ को राजा जंगल में ढूंढने जा रहा था। खैर अब सीन यहाँ से प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ पर हम कुछ लोगों को नोटिस करते हैं जो कि एक शव को लेकर जा रहे थे। वहीं पर बीच में एक पेड़ से बनी हुई सीमा भी होती है, यानी कि एक बाउंड्री थी। यहाँ एक आदमी एक बूढ़े आदमी से पूछता है कि ये सब रिचुअल क्यों किया जाता है, जिस पर बूढ़ा आदमी कहता है कि अगर कोई इंसान मर जाता है तब रिचुअल के अनुसार उसे नेचर के हवाले कर देना चाहिए और उन्हें वो ट्रेडिशन फॉलो करना ही होगा। यहाँ पर वो शव को अब नीचे रखकर कुछ रिचुअल्स करते हैं, जिसके बाद वहाँ से जाने लगते हैं। यहाँ पर वो शव को अब नीचे रखकर कुछ रिचुअल्स करते हैं, जिसके बाद वहाँ से जाने लगते हैं। बूढ़ा आदमी कहता है कि अब कोई भी इंसान पीछे मुड़कर नहीं देखेगा, वरना वो भी मारा जाएगा।
तभी हम नोटिस कर पाते हैं कि उस शव को एक भयानक क्रिएचर उठाकर ले गया है। यानी कि शायद ये लोग इनडायरेक्टली किसी डीमन के लिए इनको छोड़ रहे थे ताकि वो इनको ना ख़त्म करे। अब यहाँ से सीन चेंज होता है जहाँ पर हम कई सारे मूवीज़ के मेन कैरेक्टर्स को देख पाते हैं, जिसमें से लिंगा को भी देखते हैं। अब इसके बाद हम लैंडलॉर्ड पटेल और उसके छोटे भाई बाली को देख पाते हैं। ये दोनों ही बहुत बुरे हैं। वो औरतों पर गंदी नज़र रखते हैं और उनके साथ बुरा करते हैं। अब ऐसे ही एक आदमी वहाँ पर पटेल से ज़मीन वापस लेने आता है, जिसे पटेल ज़मीन ना देने की बात करता है, लेकिन वो आदमी उसके सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन बाली तलवार से काट कर उसको मार डालता है। पटेल अब उस आदमी की बॉडी को गांव की सीमा से बाहर फिकवा देने की बात करता है और ये वही विलेज बॉर्डर था जिसे हमने पहले रिचुअल के अंदर भी देखा था। गांव के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि ससुराल से अपने घर जाने वाला था और तब उसका ससुर उसे जाने से मना करता है क्योंकि शाम को विलेज में एक रिचुअल होने वाला था और ये रिचुअल करने का सबसे बड़ा कारण था। इस रिचुअल से एविल पावर्स विलेज से दूर रहेंगी। रात में रिचुअल होता है और अगले दिन हम लिंगा को देख पाते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था। यहाँ पर उसके दोस्त के पिताजी होते हैं। वो लिंगा से काफ़ी अच्छी तरह व्यवहार किया करते और ऐसा इसलिए था क्योंकि लिंगा का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। जिसके बाद वो दोनों एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। दरअसल लिंगा एक गांव की लड़की को पसंद करता था और इस लड़की का नाम पद्दू होता है। पद्दू रोज यहाँ से पानी लेकर जाती थी, लेकिन आज लिंगा ने डिसाइड कर लिया था कि वो उससे पूछ कर रहेगा। लिंगा और पद्दू एक दूसरे को बचपन से जानते थे। आज वो अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। इसके बाद यहाँ से पद्दू जाती हुई दिखाई देती है, जिससे लिंगा रोक कर पूछने लगता है कि वो उसे पसंद करती है या नहीं, लेकिन यहाँ पर पद्दू उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती और वहाँ से चली जाती है। अब रात में सोते वक्त लिंगा को एक सपना आता है जिसके अंदर उसे एक सैनिक सिंबल, एक घोड़ा, एक देवी की छोटी सी प्रतिमा और एक डिमोनिक आइज वाली तलवार जिसका रीज़न उसे आज तक नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं इस सपने का कुछ तो मतलब था। खैर, अब हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देख पाते हैं जो कि अपनी छोटी बेटी चीनू के साथ अपनी माँ के घर जा रही थी। तभी चीनू आगे निकल जाती है, जिसके बाद उसकी माँ उसे ढूंढने लगती है। वो चीनू को ढूंढते हुए गांव के बॉर्डर की तरफ जा रही थी कि तभी एक बाबा उसे रोकते हैं। वो उसे कहते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए। इस पर वो कहती है कि उसकी बेटी इधर ही गई है। तब बाबा कहते हैं क्या उसे नहीं पता कि ये एक सीमा है और उसे जल्दी से उसकी बेटी को यहाँ से लेकर निकल जाने को कहते हैं। इसके बाद वो औरत बॉर्डर क्रॉस कर देती है और इधर हम चीनू को देखते हैं जो कि बॉर्डर की तरफ गई ही नहीं थी। अब बाबा उससे टकराते हैं और उनको एहसास हो जाता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। इधर हम उस प्रेग्नेंट औरत को देख पाते हैं जिसे काफ़ी बेरहमी से मारा गया था और उसे मारने के बाद वो क्रिएचर उसे ले जाता है। अब हम बाली और उसके साथियों को देखते हैं जो कि एक छोटी लड़की और उसके दादाजी को रास्ते से जाता हुआ देखता है। वो उस लड़की को देखकर उसे अपने साथियों से पकड़ने के लिए कहता है और वो लोग ठीक ऐसा ही करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर पद्दू जाकर बाली पर एक नुकीला हथियार तान देती है और उसे उस लड़की को छोड़ने के लिए कहती है। यहाँ पर बाली उस लड़की को छोड़ देने के लिए बोलता है, लेकिन इन सब से बाली का ईगो काफ़ी हर्ट हो गया था, इसलिए रात को वो पद्दू के घर के बाहर से उसे उठा लेता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। लेकिन इसी बीच लिंगा वहाँ से गुजर रहा था और वो बाली को रोकने लगता है। इसके बाद बाली अपने आदमी उसके पास भेजता है, लेकिन लिंगा सबको एक एक करके मारता है। इसके बाद वो पद्दू को उनसे बचा लेता है और यहीं से उनकी लव स्टोरी शुरू हो जाती है। वो दोनों अब काफ़ी समय साथ बिताने लगते हैं और काफ़ी एंजॉय करते हैं। इसके बाद हम एक तांत्रिक को देख पाते हैं जिसके पास एक औरत को लाया जाता है जो कि पोजेस्ड हालत में थी। यहाँ पर वो तांत्रिक एक रिचुअल करती हैं और उस लड़की को ठीक कर देती हैं। अब हम लिंगा के दोस्त मूर्ति को देखते हैं जिसके पास बाली आता है और वो मूर्ति से कहता है कि जब भी लिंगा उसके हाथ में आएगा वो उसे बेरहमी से ख़त्म कर देगा। इसके बाद हम लिंगा और मूर्ति को पद्दू के पिता से उनकी शादी की बात करने जाते हुए देखते हैं। पद्दू के पिता साफ कह देते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी किसी भी हालत में उससे नहीं करवाएगा
क्योंकि उसका एक ही रीज़न था कि लिंगा एक नशेड़ी इंसान था। वो लिक्वर पीने के अलावा कुछ नहीं करता था। तब लिंगा ये कहता है कि वो काम भी करेगा और शराब भी छोड़ देगा। तब पद्दू के पिता उसे ये कहते हैं कि वो उसी इंसान से उसकी बेटी की शादी करवाएगा जिसके पास ज़मीन होगी। ये सुनकर वो कहता है कि उनके पास 2 एकड़ ज़मीन ऑलरेडी है, लेकिन पद्दू के पिता कहते हैं कि वो ज़मीन तो पटेल के पास गिरवी रखी हुई है। और उसकी बातें सुनकर लिंगा कहता है कि वो ज़मीन को कल ही वहाँ से ले आएगा। अब अगले दिन लिंगा अपनी ज़मीन के कागज़ लेने के लिए पटेल के पास जाता है, जहाँ पर बाली भी बैठा हुआ था। और बाली से तो उसकी ऑलरेडी नहीं बनती थी। ज़मीन के पेपर मांगने पर पटेल कहता है कि ये बात तो 53 साल पुरानी है, जब उसके ग्रैंडफादर ने ज़मीन को यहाँ पर प्लेज किया था। अब तो ना उसके ग्रैंडफादर हैं और ना ही उसके फादर, और अगर उसकी ज़मीन चाहिए उसे तो उसे 10 साल का इंटरेस्ट भरना होगा, जिसके बाद ही वो उसे कागज़ दे पाएगा। लेकिन लिंगा कहता है कि उसके ग्रैंडफादर और फादर सालों से इंटरेस्ट भरते हुए आ रहे थे और लिंगा खुद भी इंटरेस्ट भर रहा है, तो इसके हिसाब से उसे पेपर सभी मिल जाने चाहिए। अब उसकी बातें सुनकर बाली उससे लड़ने लगता है कि तभी पटेल उन्हें शांत करवाता है। पटेल लिंगा से कहता है कि वो उसे 2 एकड़ ज़मीन के बदले 4 एकड़ ज़मीन देगा। ये सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाता है। तब पटेल उन पेपर को मंगवाकर उन पर साइन करता है, जिसे लेकर लिंगा वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बाली पटेल से ऐसा करने पर गुस्सा करता है और तब पटेल ये बताता है कि जो ज़मीन उसने लिंगा को दी है वो दरअसल शापित है। अगर वो वहाँ पर जाएगा तो मारा जाएगा, जिससे कि उसका बदला भी पूरा हो जाएगा। और ये सुनकर बाली हंसने लगता है, यानी कि एक तीर से 2 निशाने लगा दिए थे। जिसके बाद हम एक मजदूर को देख पाते हैं जो कि उसी ज़मीन पर था। तभी उसे वो क्रिएचर मार देता है और वो उसका गला काट देता है और उसे खाने लगता है। यहाँ पर हम उस क्रिएचर को ठीक से देख पाते हैं, जो कि बहुत ही डरावना था। अब एक फ्लैशबैक के दौरान हमें लिंगा का बचपन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो और उसके दादाजी जंगल के उसी खतरनाक इलाके से होते हुए जा रहे थे। अब उसके दादाजी उसे एक कहानी सुनाते हैं जो कि एक राजा की थी। वो राजा काफ़ी ब्रूटल था और इसके चलते कई सारे किंगडम ख़त्म हो चुके थे, और इसी में से एक था कालिंगा अम्पायर। कालिंगा अम्पायर के अंदर एक खजाना था जो कि इसी जंगल में छुपाया गया था। लेकिन तभी होता ये है कि इनकी बातों के ही बीच में लिंगा के दादाजी को कोई ख़त्म कर देता है और वो उनको ढूंढता रह जाता है। खैर, तभी सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर लिंगा ये सब असल में अपने सपने में देख रहा था। वो काफ़ी परेशान था कि आखिर ये चीज़ें उसके सपने में बार बार क्यों आती हैं। अब अगले सीन में लिंगा की शादी होने लगती है, क्योंकि अब पेपर उसके पास थे। अब शादी के बाद वो ये सोचता है कि आखिर पटेल ने उसे 2 एकड़ की जगह 4 एकड़ ज़मीन क्यों दी है, कहीं यहाँ पर कुछ गड़बड़ तो नहीं है। और इसलिए वो अपने दोस्त मूर्ति से कल उसके साथ उस ज़मीन को मापने के लिए चलने के लिए कहता है। अब दूसरी तरफ लिंगा की बीवी पद्दू मंदिर से बाहर निकलती है कि तभी उसे वही साध्वी मिलती है, यानी कि वही तांत्रिक, जो कि कहती है कि उसके हस्बैंड के ऊपर मौत मंडरा रही है। उसकी बातें सुनकर पद्दू वहाँ से चली जाती है। अब रात को लिंगा पद्दू के पास आकर उसे बताता है कि कल वो उस जंगल में जाएगा और अपनी ज़मीन को मापेगा। लेकिन यहाँ पर पद्दू उसे मना करती है, क्योंकि उसने साध्वी की बातों को सीरियस ले लिया था। लेकिन लिंगा कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा, और अगले दिन वो और मूर्ति उस जंगल में चले जाते हैं, जहाँ पर वो बॉर्डर को क्रॉस करते हैं और आगे उन्हें ढेर सारे इंसानी कंकाल मिलते हैं। खैर, वो लोग वहाँ पर 2-3 दिन रुकने वाले थे। उसका रीज़न ये था कि वो पूरी ज़मीन मापने वाले थे। तभी घर पर पद्दू को लिंगा की चिंता होती है और वो उसे हेलुसिनेट करने लगती है। अगले दिन हम बाली को देखते हैं, जो कि काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, क्योंकि उसे लिंगा की मौत की खबर अभी तक नहीं मिली थी। और ये चीज़ हैरान कर देने वाली थी, क्योंकि लिंगा के अलावा वहाँ पर जो कोई भी गया था वो इंस्टेंटली मारा गया था। लेकिन लिंगा को यहाँ पर किसी ने कुछ भी नहीं किया। पटेल अपने भाई से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो ज़रूर ख़त्म होगा। वहाँ पर जो भी गया है वो कभी वापस लौट कर नहीं आया। अब रात में बाली पद्दू के पास आता है और उसको कहता है कि उसका पति अब नहीं लौटेगा, और ये सुनकर पद्दू और भी टेंस्ड हो जाती है। तभी सीन चेंज होता है और हम लिंगा को देख पाते हैं, जिसको पद्दू अपने साथ ले जाने के लिए आई थी। वो कहती है कि उन्हें यहाँ से जाना होगा। वो लिंगा का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है, लेकिन इसी बीच वो गायब हो गई थी।
विच मीन्स कि लिंगा उससे हेलुसिनेट कर रहा था। इससे वो काफ़ी परेशान हो जाता है। ऊपर से उसके कानों में पद्दू की आवाज़ गूंज रही थी। अब सुबह हम मूर्ति को देखते हैं जिसकी आंखें खुलने पर वो लिंगा को वहाँ पर नहीं पाता। इसके बाद वो उसे ढूंढने जाता है और हम तभी लिंगा को देखते हैं। साथ ही साथ एक फ्लैशबैक भी दिखाया जाता है जहाँ पर उस दिन वाला सीन दिखाया जाता है जब लिंगा के दादाजी को उस क्रिएचर ने ख़त्म कर दिया था। अब मरने से पहले लिंगा के दादाजी के हाथों में एक संदूक था और उस संदूक के बारे में उसके दादाजी ने ये बताया था कि इसमें उसके लिए काफ़ी सारे जवाब हैं। लेकिन जब उसके दादाजी ख़त्म हुए थे तब वो संदूक भी इसी जंगल में कहीं खो गई थी। और यहाँ हमको पता चलता है कि लिंगा यहाँ पर असल में ज़मीन मापने नहीं आया था, बल्कि वो खासकर उसी संदूक को ढूंढने आया था। उसे ढूंढने पर वो संदूक मिल भी जाता है क्योंकि उसके सपनों के जवाब उसी संदूक के अंदर थे। वो यहाँ पर कई बार उस संदूक को ढूंढने आया था, लेकिन उसे वो कभी नहीं मिली। लेकिन आज वो फाइनली उसे मिल चुकी थी। वो अब संदूक को खोलता है जहाँ पर उसे उसके अंदर एक पुरानी किताब मिलती है जिसके अंदर एक चाबी भी थी। वो उसे निकाल कर पढ़ने लगता है। उसमें लिखा हुआ था कि करीबन 18वीं सेंचुरी में रुद्रगिरी किंगडम था जो कि माची राजू के जरिए रूल किया जाता था। उसने कभी भी अपने राज्य के लोगों के ऊपर ध्यान नहीं दिया था, ना ही वो उसके राज्य के लोगों को प्रोटेक्ट किया करता। उसके लालच और सिंहासन के लिए उसने कई राज्यों के ऊपर हमला किया। उसके अंदर का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अब उसकी नज़र कलिंगा किंगडम पर पड़ जाती है जो कि मीलों दूर था और उस समय कलिंगा किंगडम को राणा सिंह के जरिए रूल किया जाता था। उसने कई बार कलिंगा को टेक ओवर करने की कोशिश करी थी, लेकिन इन कोशिशों के बीच उसकी मौत हो गई, जिसके बाद उसका सिंहासन उसके बेटे बेलुरु ने संभाला था। अब उन्हें किसी भी तरह से उसके पिता की अधूरी इच्छा पूरी करनी थी, इसलिए उसने उसके पिता के लिए कलिंगा पर हमला कर दिया। लेकिन इसके बावजूद वो उसे हरा नहीं पाया। तब उसने एक इविल कॉन्जरी की हेल्प ली जिसमें कि एक इविल डेमन को बनाया जिसका नाम असुरदक्षी था। उसके जरिए उसने कलिंगा राज्य को जीत लिया। इसके बाद वो वहाँ का सारा खजाना और वहाँ की गॉडेस की प्रतिमा को अपने किंगडम में ले आया था। और वो गॉडेस कोई और नहीं बल्कि शुरुआत वाली प्रतिंगरा माता थी। अब इन सब से होता ये है कि जो प्रतिंगरा माता होती हैं वो क्रोधित हो जाती हैं और उन्होंने असुरदक्षी का काला जादू उसी राज्य के ऊपर पलट दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर एक भयानक डिजीज़ फैल गया। इसके अंदर लोग अपने आप को खा रहे थे और यही चीज़ हमने शुरुआत में नोटिस करी थी, जहाँ पर लोग किसी की आवाज़ को सुनकर खुद को ही खाना शुरू कर देते थे। और जो असुरदक्षी था वो इसी राज्य के लोगों को मारकर उन पर ही फीड करने लगा। उसे धारका और बेलुरु भी नहीं रोक पा रहे थे, जिसके बाद बेलुरु की पत्नी शकुंतला ने एक सेंट महर्षि से हेल्प मांगी। तब उन्होंने कहा कि उसके पति ने जो जंग लड़ी थी वो गलत तरह से लड़ी थी। अब सॉल्यूशन पूछने पर महर्षि ये बताते हैं कि उन्हें माता प्रतिंगरा देवी को एस्टैब्लिश करना होगा और एस्टैब्लिश करने के बाद उनकी पूजा करनी पड़ेगी, वो भी पूरे रीति रिवाज के साथ में, जिसके बाद उन्हें सेक्रीफाइस भी देना होगा। और वो व्यक्ति उसी परिवार का हो सकता है, लेकिन सेक्रीफाइस से पहले उन्हें गांव के ट्रेजर यानी कि खजाने को और माता की प्रतिमा को दोनों को ही एक पाताल गंगा नाम की गुफा में रखना पड़ेगा। उसके बाद वहीं पर वो सेक्रीफाइस देना होगा, यानी कि खुद का सेक्रीफाइस, यानी कि राजा का ही जो वंशज होगा उसको वो खजाना और माता की प्रतिमा उस गुफा के अंदर लेकर जानी होगी और फिर खुद का सेक्रीफाइस वहीं पर देना होगा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये होगी कि वो उनके ही परिवार का हो, अदरवाइज चीज़ें और भी ज़्यादा भयानक रूप ले लेंगी। अब जो सीन स्टार्टिंग में देखा था जिसके अंदर एक बूढ़ी औरत के कहने पर राजा ने संदूक के अंदर से वो डब्बा निकाला था, वही ट्रेजर का बॉक्स था। इसे राजा ने माता की प्रतिमा के साथ वहाँ पर रख दिया था और खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। और मेरे ख्याल से वो बेलुरु नहीं हो सकता, वो शायद से उसका बेटा या फिर उसका और भी कोई और वंशज होगा। और यहाँ पर जो बूढ़ी औरत थी वो कोई और नहीं बल्कि शकुंतला ही होगी, क्योंकि इतनी नॉलेज तो शकुंतला को ही हो सकती है इस बारे में। खैर, राजा ने फाइनली खुद को सेक्रीफाइस किया, इन चीज़ों को रोक दिया जो कि उसके राज्य के अंदर हो रही थी, यानी कि ये शराब जो इतने सालों से चल रहा था वो रुक चुका था। और जो सपने लिंगा को आया करते थे जिसके अंदर वो माता की प्रतिमा, कंकाल, खजाने का बक्सा और उस डीमन यानी कि असुरदक्षी को देखा करता था, वो उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड थे। और जो स्केल्टन उसे दिखता था वो उस राजा का ही था।
और ये सब लिंगा को इसलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि लिंगा कहीं ना कहीं उसी राजा का वंशज था। खैर यहाँ पर महर्षि कहते हैं कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो उसके बाद एक दिन ये सब फिर से शुरू होगा, फुल मून वाले दिन, और इस गांव पर कर्ज फिर से आएगा और असुरदक्षी फिर से इस राज्य को बहुत ही भयानक तरह से रूल करेगा। अब ये सारी बातें लिंगा अपने दोस्त को बताता है, जिसके बाद वो गुफा में जाते हैं। गुफा में जाने के बाद वो लोग खजाना ढूंढ लेते हैं और वहीं पास में एक तलवार भी पड़ी हुई थी जो कि काफ़ी पुरानी थी। खैर अब वो खजाने को देखकर काफ़ी खुश थे क्योंकि उनकी ज़िंदगी अब बहुत ही ज़्यादा अच्छी होने वाली थी। लेकिन एक दिक्कत हो जाती है कि वहाँ पर बाली आ चुका था जो कि लिंगा मरा या नहीं ये मेक श्योर करने आया था, क्योंकि सीन ये था कि उसने लिंगा के लिए अपने मन में बहुत ही कड़वाहट पाल ली थी। तभी बाली ये बताता है कि उसने सुना था कि यहाँ पर जो आता है वो वापस नहीं जाता, लेकिन वो तो जिंदा है और इसलिए वो उसे ख़त्म करेगा। अब यहाँ लिंगा और बाली में लड़ाई होती है और लड़ाई के बीच वहाँ पर एक डरावनी आवाज़ आती है जो कि असुरदक्षी की थी। असुरदक्षी एक आदमी को मार देता है, जिसके बाद वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और इसी बीच वो बाली और उसके साथियों को मारकर खा भी जाता है। एंड आई बिलीव कि जो असुरदक्षी था उसने शायद से लिंगा को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि वो राजा का वंशज था और राजा ने ही उसको बुलाया था, तो माइट भी उसको ये दिखा होगा कि उसका जो खून है वो राजा का ही है, इसके चलते उसने उसको नहीं मारा। अब इसके बाद लिंगा को तलवार के बारे में ध्यान आता है जो कि वही तलवार थी जो उसके सामने पड़ी हुई थी और उसके सपने में भी आया करती। दरअसल महर्षि गुरु ने एक इसी तरह के वेपन का जिक्र किया था जिससे कि उस असुरदक्षी को मारा जा सकता था और यही चीज़ राजा भी ढूंढ रहा था। दरअसल राजा चाहता था कि वो असुर को मार दे, लेकिन अल्टीमेटली उसे अपना सेक्रीफाइस देना पड़ा ताकि माता का आशीर्वाद उन्हें मिल जाए और यहाँ पर जो चीज़ हो रही थी वो रुक जाए। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि असुर का कुछ नहीं हुआ था, वहाँ पर काइंड ऑफ कैद होकर तो रह गया था वो, लेकिन वो लोगों को अभी भी मार सकता था। और आपको याद होगा कि शुरुआत में कुछ लोग रिचुअल के तौर पर वहाँ पर बॉडी को छोड़कर जाया करते थे, तो उनको कोई और क्रिएचर नहीं बल्कि ये असुरदक्षी ही खाया करता था। यहाँ पर लोग खुद को बचा रहे थे ताकि वो जिंदा लोगों को ना खाए। खैर अब मूर्ति जो होता है वो सच्चे दोस्त होने का सबूत देता है, वो क्रिएचर को यानी कि असुर को अपने पीछे भगाकर ले जाता है और इसका फ़ायदा उठाकर लिंगा उस पर हमला करने लगता है। उस पर माता प्रतिमगिरा की कृपा भी होती है और वो असुरदक्षी को मारने में कामयाब हो जाता है। अब सीन चेंज होता है और आगे बढ़ता है जहाँ पर वो काफ़ी अमीर हो चुका था और वो उस गांव को छोड़कर चला जाता है। अल्टीमेटली वो राजा का वंशज था तो खजाना तो उसका ही था। अभी इसी बीच हमको एक शॉकिंग फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर जंगल में जाने से पहले पद्दू ने लिंगा के हाथ में एक काला धागा बांधा था जो कि उसे इस साध्वी ने दिया था ताकि माता की कृपा उस पर बनी रहे। और आई बिलीव कि जो पद्दू का हेलुसिनेशन लिंगा को दिखाई दिया था जो कि उसे वहाँ से बाहर लेकर जा रही थी, माइट भी माता उसको बताना चाहती थी कि वो वहाँ से बाहर चला जाए और ये भी एक रीज़न हो सकता है कि उसको असुर ने नहीं मारा था। अब यहाँ से सीन आगे बढ़ता है जहाँ पर फुल मून नाइट आ चुकी थी और हम ये देखते हैं कि असुरदक्षी फिर से आ चुका था और इस बार वो काफ़ी शक्तिशाली है। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इसका सीक्वल भी आना चाहिए क्योंकि इसकी रेटिंग इस समय बहुत ही अच्छी चल रही है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ध्यान रखें।